एक आदमी था जो हमारे बाबा सी शक्ल लिए था, जूते फटे हुए करते थे, धोती कुर्ता, उसकी मूँछों से बड़ी छिपी हुई मुस्कुराहट रिश्ती थी। हम मुस्काते हैं तो अमूमन खुशी की वजह से, पर कई बार तकलीफ़ को रोकने के लिए जो हदबंदी की जाती है वो भी बाहर मुस्कुराहट का बोर्ड लगाए हुए होती है। मैं प्रेमचंद की बात कर रहा हूँ। आप किसी से हिंदी साहित्य का जिक्र करिए तो बोलते हैं हाँ हाँ हमने प्रेमचंद को पढ़ा है। ये प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का दफ्तर हुआ करता था। दफ्तर नहीं था, पहला जो अधिवेशन हुआ वो यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ मीटिंग उसकी पहली हुई थी, जहाँ पर हिंदुस्तान भर के तमाम बड़े अदीब वो आए थे और शामिल, और यहाँ पर उसकी पहली मीटिंग हुई, पहला अधिवेशन हुआ। तो प्रेमचंद का, उसकी अध्यक्षता प्रेमचंद, उस कन्वेंशन की, उस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रेमचंद ने की। और वो जो प्रेमचंद का मशहूर ज़माना भाषण है कि साहित्य हुस्न का मेयार बदलना होगा और साहित्य राजनीति के आगे चलने वाला दर्पण है, और हमें अब नींद से जाग जाना चाहिए, और अब तक हम सो रहे थे और साहित्य को अब थोड़ा सा ज़माने के साथ चलना चाहिए। वो प्रेमचंद का भाषण वो इसी मैदान पर, ये जिस जगह अभी हम खड़े हैं वहीं पर दिया गया। और आप आज इस प्रेमचंद का आप जिक्र करिए तो घीसू, होरी है, माधव, और ये आपको बहुत सारे घीसू होरी माधव स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये कॉमिक ट्रेजिडी है कि प्रेमचंद से पूछा जाए कि साहब यहाँ पे मैदान में अदब की बड़ी बड़ी बातें हों तो शायद वो कहते हैं कि नहीं, अगर उससे कुछ लोगों को बसेरा मिल रहा है तो छोड़ दीजिए वो अदब है। सर पे छत और पाँव के नीचे ज़मीन ज़्यादा ज़रूरी है, एक ये भी व्याख्या है उसकी। और दूसरी व्याख्या ये है कि उन सब ने मिल के जो एक साझा ख्वाब देखा था, तरक्की पसंद ख्वाब देखा था, तो वो तरक्की हुई नहीं है, इन लोगों की तो नहीं ही हुई है। तो ये बड़ी उजाड़ हालत में है। लेकिन हाँ, ये क्या इसको क्लब बोलते हैं आपने को? रिफाए आम क्लब, रिफा रिफा कल्याण आम लोगों के हित के लिए ये क्लब। इसकी बड़ी उम्दा कहानी है, शायद हमने बातचीत जब आपसे की उसमें भी इसका जिक्र किया था कि यहाँ MB क्लब हुआ करता था, मोहम्मद बाग क्लब, जिसमें अंग्रेज़ ही जा सकते थे या उनके जो लघुए भगुए थे वो जा सकते थे। इसका एक ड्रेस को आज भी है, ड्रेस कोड के भाई ख़ास तरह की ड्रेस पहन के ही जा सकते हैं, और मतलब जूते होने चाहिए, टी-शर्ट वी-शर्ट कुर्ता पजामा नहीं पहन सकते, शेरवानी नहीं पहन सकते, है ना। तो वो सारी चीज़ें अभी भी हैं वहाँ। तो उसके प्रोटेस्ट में, उसके एहतजाज में, उसके समांतर एक क्लब शुरू किया लखनऊ के कुछ लोगों ने, जिसका नाम रखा रिफाए आम क्लब, और जिसके बारे में ये प्रचारित किया कि ये हिंदुस्तानियों का अपना क्लब है और यहाँ अंग्रेज़ नहीं आ सकते, यहाँ अंग्रेज़ आएंगे तो भाई उनके लिए बड़ी उनको जलील किया जाएगा। इस तरह की बातें हुई उस समय। तो अंग्रेज़ आते ही नहीं थे, उनको लगता था यार क्या ये बेइज्जती कराने, जहाँ आप अनवांटेड गेस्ट की तरह हो तो क्या। तो बहरहाल ये जो जगह थी ये इसलिए तैयार की गई थी, एक तरीके से हमारी एक जो स्वदेशी चेतना थी, एक अपनी राष्ट्रीय चेतना, उसके प्रतीक के तौर पर कि भाई हमने MB क्लब का प्रतिकार किया और हमने अपना एक क्लब बनाया, रिफाए आम क्लब। और इसीलिए ये अनायास नहीं था कि राष्ट्रीय आंदोलन के अलग अलग वक्त में अलग अलग मीटिंग्स के लिए, अलग अलग सभाओं के लिए इस जगह का इंतखाब किया गया। होम रूल लीग का जब आंदोलन चला तो एनी बेसेंट यहाँ पर आई, यहीं पर जलसा हुआ। खिलाफत के मूवमेंट में कई बार यहीं पर मीटिंग्स हुई। उसके बाद प्रेमचंद वाली बात तो हमें पता है। उसके बाद जब साइमन का हुआ तो फिर यहाँ लोग इकट्ठा हुए और तमाम चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें ये इसीलिए हुई कि लखनऊ के लोकमानस में ये जगह एक तरीके से राष्ट्रीय चेतना की अलामत थी कि इसको लोग समझते थे कि भाई ये हमारी अपनी जगह है। और ये जो इसकी हालत है इस वक्त है, ये असल में हमारे अपने समाज में साहित्य की या हमारे इतिहास के गौरव की हम कितनी कदर करते हैं उसकी भी निशानी है। इसमें लोग रहते हैं ऊपर, हाँ भाई साहब? लोग भी रहते हैं लोग ऊपर, लोग रहते हैं पीछे के हिस्से में, ये सामने पूरा आप देख रहे हैं, अंदर भी रहते हैं, ऊपर भी रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। और बड़ा अब यही है इसकी हालत। देखिए आप, ये एक जो वैभव था इस जगह का, मतलब ये वैभव वो जो चीज़ की इतनी महत्वपूर्ण नहीं, वही उसी तरह के वैभव की हमने बात की। और रोशनाई जो अपनी किताब लिखी सज्जाद ज़हीर ने, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने इस जगह, उन्होंने कहा हमने कई और जगह भी देखी लेकिन फिर इस जगह को चुना। तो वो बताते हैं कि हमने इस जगह को क्यों चुना, तो इस जगह की हिस्ट्री बताते हैं और बताते हैं कितनी शानदार जगह थी ये। तो ये इस तरह से इसको देखना ये अपने आप में दुखदाई है। जो भी इस जगह को जानता है, जो इससे जुड़ा हुआ महसूस करता है, उसके लिए बड़ा अफसोस की बात है। और ये अफसोस की बात किसी दिन इतना बड़ा मुद्दा बने
कि इसमें कुछ सुधार हो, कुछ बेहतरी हो तो वो एक हाँ, मतलब यहाँ पे अतिक्रमण हटाया जाए, इस बिल्डिंग को, इसका जीर्णोद्धार जो भी किया जाए, और यहाँ उसी तरह के जलसे हों, अदब के जलसे हों, मजलिसें हों, मीटिंगें हों, लोग आएँ, जुटें, जिक्र करें। बुरी हालत। ये चूंकि ये सामने ऐसा दृश्य दिख रहा है, इसलिए भूमिका मेरा ये सवाल है, ये पलायन, विस्थापन और आवास की समस्या कहाँ खपाया जाए? ये दक्षिण एशिया में ही सबसे ज़्यादा है? नहीं, ये हर उस देश में समस्या है जहाँ जहाँ भी अग्रेरियन सोसाइटीज़ को एक तरह की क्राइसिस झेलनी पड़ी है, जहाँ जहाँ कृषि वर्ग को सरकारों से, समाज से एक तरह से बहिष्कृत किए गए हों, क्योंकि जब ज़मीन नहीं बचती, जब ज़मीन पे काम करने के लिए लोग नहीं बचते, तो ज़मीन किसी काम की नहीं रह जाती, और फिर दूसरे ज़मीन की तौर पे लोग शहर आते हैं। तो ये साउथ एशियाई समस्या या इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका की समस्या नहीं है जिसको हम अर्बनाइजेशन का नाम दे चुके हैं। एक्चुअली वो समस्या अग्रेरियन है, वो समस्या शहरों की नहीं है, वो समस्या कृषि की है जो शहरों में हमें दिखाई दे रही है अब। कृषि या रोजगार के दूसरे मौके जो गांव के स्तर पे पैदा नहीं हो सके, और जो थे और हमने बर्बाद कर दिए, जो जितने थे भी वो भी हमने उनको एकदम नज़रअंदाज कर दिया। आप साउथ अमेरिका की बात, लैटिन अमेरिका जिसे हम कहते हैं, साउथ अमेरिका की बात करिए, जो शब्द भी हम अक्सर यूज़ करा करते हैं ऐसी जगहों के लिए, स्लम्स, जो एक बहुत एक तरह से डेरोगेटरी शब्द है, उसका एक पूरा विमर्श आपको ब्राज़ील की जैसे देशों में और साउथ अमेरिका के बहुत सारे देशों में, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका जैसे देश में भी मिलेगा। तो ये एक ग्लोबल समस्या है। ये क्या है मतलब ये जो स्लम का है, ये कहाँ, मतलब पहली दफ़ा जैसे हम लोग तो सुनते रहते हैं धारावी, और अब तो हर शहर में ही अब है। तो है। खैर, एक तरह से इसको लैटिन अमेरिका में और खासकर ब्राज़ील में फ्लावेलास बोलते हैं, जिसका इंग्लिश उदाहरण हम स्लम के नाम से जाना करते हैं, क्योंकि स्लम्स के साथ या एक अतिक्रमण जो भी कहे, इसके लिए कोई भी एक सही शब्द नहीं है, पर एक तरह की अस्थिर सा जो पड़ाव है लोगों का, ये आज यहाँ है, हो सकता है कुछ महीनों में यहाँ नहीं भी हो। उसके साथ हम लोग उसको नगरीय समस्या से जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो हमारे हित में, नगर हमारे हित में बने हैं, इनके हित में नहीं बने हैं, तो उसको हम नागरिक समस्या से समझते हैं, नागरिकता से जोड़ के समझते हैं। वहाँ पे हम सिर्फ उनको एक नज़र से देखते हैं, या तो हम उनको गरीबी की नज़र से देखते हैं, या क्रिमिनलाइजेशन की नज़र से देखते हैं, या ऐसे गोरख धंधों की नज़र से देखते हैं जो हम समझते हैं नगरों में वैसे नहीं हो रहे थे और अब ज़्यादा होते हैं। तो इनके साथ बहुत सारे स्टिग्मा जुड़ चुके हैं जिनको हम सिर्फ अर्बनाइजेशन की तरह से देख पा रहे हैं। मेरे ख्याल से वो नज़रिया बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उसे हम सिर्फ शहरी प्लानिंग से जोड़ के रखेंगे तो शहर किसी को भी नहीं समा सकता। एक शहर कुछ ही लोगों को समा सकता है। हमें लोगों को अलग अलग जगह समाना होगा। शहर तो वैसे भी गाँव को खाते ही जा रहे हैं, और अब गाँव भी शहर को खाएंगे और खा रहे हैं। तो आप ये सब कह रही हैं, मैं नोएडा में रहता हूँ, एक कथित नया शहर, और मैं वहाँ से गुज़रता हूँ तो कई दफ़ा कोफ्त होती थी कि यार ये देखो सेक्टर वेक्टर बनाए, इतनी ऊंची इमारतें, सड़कें, लेकिन ये बीच बीच में गांव के लोग हैं, ये कभी भी फेंस पार करके आ जाते हैं बिना किसी पूर्व घोषणा के, आपको गाड़ियों पे ब्रेक लगाने पड़ते हैं। और ये देखिए कितना ख़राब नियोजन है, ये डेवलपमेंट का गड़बड़ मॉडल है। इन सबों को भी हटा देना चाहिए जब आप एक्वायर कर ही रहे थे ज़मीन। पर उसी का एक प्रतिकारी ख्याल फ़ौरन ये आता है कि तुम जिस ज़मीन पे चल रहे हो वो कभी इनका खेत था, तो दखल तो तुमने इनकी ज़िंदगी में दिया, खलल तो तुमने ज़्यादा डाला है। ये समस्या है। चलिए खैर, अगला पड़ाव क्या है हिमांशु? अगला पड़ाव रेजिडेंसी है, लेकिन ये जो रोड है, ये जो सामने आपको यहाँ से जाती है, ये कैसरबाग तक जगत नारायण रोड है, और जगत नारायण मुल्ला के नाम पे है। आप देखिए, आप काकोरी वाली जो बिल्कुल आप दास्तान सुनाते हैं, बिल्कुल। आप देखिए जगत नारायण मुल्ला, जिन्होंने, जो सरकारी वकील थे काकोरी के मुकदमे में, और जिन्होंने पता नहीं किन किन तरीक़ों का इस्तेमाल करके काकोरी के जो हमारे क्रांतिकारी थे उनके खिलाफ मुकदमा किया। रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी,
इन सारों के लिए, और अंततः इन्हें फांसी की सज़ा दिलवाई और कईयों को कैद की सज़ा दिलवाई। हाँ बिल्कुल। और रोशन सिंह तो काकोरी में एक्शन में शामिल भी नहीं थे, उनको फांसी की सज़ा दिलवाई। सिर्फ एक आवाज बोले, आवाज हाँ से लग रहा बिल्कुल। था और कि आपका किस्सा और है। उस आदमी के नाम पर लखनऊ में एक सड़क है, और लखनऊ में सड़क अशफाक के नाम पर नहीं है, बिस्मिल के नाम पे नहीं है, रोशन सिंह के नाम पे नहीं है। ये देख रहे हैं आप। तो ये जो नाम जगत रखने नारायण मुल्ला के नाम जगत पे नारायण जिन्होंने मुल्ला के नाम उनको पर सजा दिलवाई। जो जिनको की इतना जितने क्रांतिकारी थे ये काकोरी के, उन्होंने सबने आत्मकथाएं लिखी अपनी, तमाम लोगों ने लिखी, और सबने इतनी लानतें भेजी इनके ऊपर कि यार ये आदमी, इसका कुछ पता ही आप नहीं है। एक अपनी दास्तान में शेर सुनाते हैं जो शायद बिस्मिल ने या ठाकुर रोशन सिंह ने, किसने पढ़ा? अशफाक ने मुल्ला जी के लिए पढ़ा था। ये मुल्ला जी जो थे ये लिबरल पार्टी के मेंबर थे। हाँ। तो अशफाक को ये दिखाई दी अपनी कोर्ट में। तो अशफाक ने कहा कि रिंग जहाँ मुकदमा चलता है, जीपीओ जो अब लखनऊ का है, वो रिंग थिएटर था एक ज़माने में। तो अशफाक ने कहा चलो चलो यार, वो रिंग थिएटर दिखाएं तुमको, वहाँ पे लिबरल जो चंद टुकड़ों पे सी मोज़र के नया तमाशा दिखा रहे हैं। सी मोज़र सोना चांदी पैसे के लिए कहा, कि मतलब थोड़े से पैसों के लिए बिक गए। पहले ये था कि ये घोषणा हुई थी या ऐसी बातें हो रही थी कि जगत नारायण मुल्ला क्रांतिकारियों की तरफ से लड़ाई लड़ेंगे, मुकदमा लड़ेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस के भी मेंबर थे, लिबरल पार्टी के मेंबर थे। फिर बाद में शायद उन्हें फ़ीस ज़्यादा, 500 रुपये एक दिन का उन्हें उस ज़माने में मिलता था, 500 रुपये एक दिन का। और उनके बेटे आनंद नारायण मुल्ला को 200 रुपये। तो ज़्यादा पैसा मिला तो उधर चले गए। तो उन्होंने लड़ी। और दूसरी उनकी वो जो बिस्मिल से जो उनकी ज़ाती जो एक लड़ाई थी, उसकी वजह से भी। तो कहना ज़ाती लड़ाई क्या थी? ज़ाती लड़ाई 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में जगत नारायण मुल्ला स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। तो बिस्मिल ने उनकी थोड़ी किरकिरी कर दी थी। वो उनका कहना था कि जब तिलक आएंगे तो उनका स्वागत, उनकी यात्रा नहीं निकलेगी, क्योंकि अगर यात्रा निकली तो कांग्रेस अध्यक्ष से ज़्यादा स्वागत हो जाएगा, तो अध्यक्ष बड़ा होता है, तो उनकी यात्रा ना निकले। बिस्मिल ने कहा नहीं निकलेगी। उन्होंने अपने साथ कुछ और लड़कों को लिया और उन्होंने गाड़ी पे बैठा के तिलक को और हाथ से गाड़ी खींचना शुरू किया। तो इनकी बड़ी किरकिरी हो गई। तो ये उनको खुन्नस थी। तो मैनपुरी षड्यंत्र कांड में भी वो बिस्मिल के खिलाफ उन्होंने मुकदमा, सरकारी वकील थे वो, यहाँ तो इनके नाम पे ये रोड है यहाँ पर, लेकिन आप बिस्मिल के नाम पे नहीं है, अशफाक के नाम पे नहीं। तो ये एक ये हमारी हम हिंदुस्तानियों की नस्ल के बारे में भी बताता है कि हम किन के नाम पर किनको याद करना चुन रहे हैं। एक बहुत उम्दा शेर है मोहसिन भोपाली का, या आप जगत नारायण मुल्ला के लिए भी समझ लीजिए, इस सड़क के लिए, और कुछ ऐसे लोगों के लिए भी समझ लीजिए कि जो राष्ट्रवाद की उस पूरे दौर में, उस आज़ादी के आंदोलन में शामिल नहीं थे, लेकिन अब राष्ट्रवाद के सबसे बड़े हिमायती पैरोकार, सबसे बड़े दावेदार वो हैं। नैरंगिए सियासत दौरां तो देखिए नैरंग छल, नैरंगिए सियासत दौरां तो देखिए मंजिल मिली उन्हीं, नैरंगिए सियासत दौरां तो देखिए मंजिल मिली उन्हें जो शरीक सफ़र न थे। जिन्होंने सफ़र नहीं किया उन्हें मंजिल मिल गई। वो है। सफ़र को अगले पड़ाव पर ले चलते हैं, रेजिडेंसी।